ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आप हमारे वीडियो रोज देख रहे हैं और मुझे खुशी है कि मैं कुछ ऐसी बातों को लेकर आपके सामने आ रहा हूं जो आपके लिए जरूरी भी हैं। इजराइल को बड़ा घमंड था कि हम हमास को चुटकियों में निपटा देंगे। पिछले 2 साल से इजराइल की सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नेतन्याहू, फिलिस्तीन के साथ मिलकर अघोषित युद्ध छेड़ रखा था और फिलिस्तीन के जो नागरिक आते थे उन्हें किसी न किसी आरोप में वो जेलों में बंद करके अपने यहाँ रख लेते थे। और ये जो विवाद है पिछले 2 सालों से लगातार चला आ रहा था। इजराइल के बारे में सारे दुनिया के देशों में यह प्रचारित किया गया कि जो तकनीकी इजराइल के पास है और खास तौर से टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो वो गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं, तो इजराइल से लड़ने का या सामना करने का किसी भी देश में कोई साहस नहीं है। इसको तोड़ा है हमास ने। हमास के चंद लड़ाके और फिलिस्तीन की 20-22 लाख लोगों की आबादी, इसने यह इजराइल को बता दिया है कि यदि आप तानाशाह बनेंगे, एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, तो हम किसी भी स्तर तक जाके अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और हमास के लड़ाकों ने, जो संख्या में इजराइल की तुलना में बहुत कम थे, पिछले 50 दिनों से उन्होंने इजराइल को नचा रखा है। और निश्चित रूप से फिलिस्तीन का भी नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल को भी काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इजराइल को अमेरिका की भी सहायता मिली और भी अन्य यूरोपीय देशों ने सहायता दी कि हमास को वो जड़ से खत्म कर दें, लेकिन उसको जरा भी वो खत्म करने की स्थिति में नहीं आ पाए। और इजराइल अपने बंधकों को 50 दिनों में छुड़ा नहीं पाया और ये भी पता नहीं लगा पाया कि वो बंधक कहाँ बंधक बनाकर रखे हुए हैं। जिस तरीके से इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर हमला किया, अस्पतालों तक को अपना निशाना बना लिया, उसके बंकरों को अपना निशाना बना लिया, उसके बाद भी हमास के लड़ाकों को खत्म नहीं कर पाए और थक हार के 50 दिन बाद उन्हें ये समझौता करना पड़ा। और समझौते में भी हमास ऊपर भारी पड़ा। हमास की शर्त थी कि हमारे 3 आदमी छोड़ोगे तब हम 1 आदमी आपका बंधक जो बना रखे हैं वो छोड़ेंगे। और आफ्टर ऑल इजराइल को हमास की बात माननी पड़ी और अब ये पिछले 2 दिनों से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। हमास ने भी महिला और बच्चों को छोड़ना शुरू किया। इसके बदले में इजराइल ने भी 3 लोगों को, फिलिस्तीनी के नागरिकों को छोड़ना शुरू किया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध है वो सारी दुनिया के लिए एक सबक है। कोई भी तानाशाह, कोई भी ताकतवर, कोई भी आतंकवादी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो किसी चीज को खत्म करने का दावा नहीं कर सकता है। और ये बात हमास ने साबित कर दी कि संख्या में वो भले ही कम हो, लेकिन उनसे लड़ पाना और उनसे निजात पा पाना इजराइल सरकार के बस की बात नहीं है। और नेतन्याहू ने अपने घमंड को लेकर किस तरीके से सारी दुनिया के देशों में अपनी साख बिगाड़ ली। जो बंधी हुई मुट्ठी थी वो मुट्ठी अब खुल गई है कि इजराइल जो बताता था अब ऐसी स्थितियां नहीं हैं। और इजराइल भी 50 दिन में पस्त होकर अब अपने आप को फिर से रीसेटल करने के लिए हमास के साथ समझौते के लिए बाध्य हुआ है। आज पूरी दुनिया में जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध लगभग 2 साल से चल रहा है, और इन 2 सालों में भी रूस और यूक्रेन युद्ध को बंद करा पाने की ताकत दुनिया के किसी भी देश और किसी भी महाशक्ति में नहीं है, तो ये हमारी मानवता के लिए और सारी दुनिया के देशों के लिए एक सोचनीय प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि इतने लंबे समय तक युद्ध चलता है, हजारों निरपराध लोग मारे जाते हैं। यूक्रेन में भी और रूस में भी हजारों नागरिक मारे गए हैं। और फिलिस्तीन में तो इंतहा हो गई कि बच्चे और महिलाएं मिला के करीब 15,000 लोग अभी तक के युद्ध में मारे जा चुके हैं दोनों पक्षों के।
मानवता में हम इतने सालों का इतिहास लेके आ रहे हैं, इतनी सारी लड़ाइयाँ देखी हैं और दुनिया में मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ है, सुरक्षा परिषद है, ये सब सारे संगठन होते हुए भी यदि दोनों देशों के बीच युद्ध को नहीं रुकवा सकते हैं या उनकी समस्याओं को समाधान नहीं कर सकते हैं, तो मानव जाति आगे चलकर और भी बड़े खतरे में पड़ेगी, यह तय माना जा रहा है। आज की तारीख में सभी दुनिया के देशों के पास घातक हथियार हैं। अब हम परमाणु युद्ध की जो बात करते थे उससे आगे भी अब हम रासायनिक और जीवाणु युद्धों की बात करने लगे हैं और इसमें जिस तरीके से हम मानवता का विनाश कर रहे हैं, इतने वर्षों के विकास को विनाश में बदल रहे हैं, ये सबके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है और एक सबक भी है। निश्चित रूप से नेतन्याहू का हश्र देखने के बाद जो ऐसे तानाशाह शासक हैं जो अपने आगे किसी को देखते नहीं है, सुनते नहीं है, समझते नहीं है और हथियारों के बल पर अपने आप को ताकतवर मान के चलते हैं, उन सबके लिए इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जो है एक सबक की तरह है। आशा है कि हमारे जो विभिन्न देशों के शासक हैं वह शासन व्यवस्था को इस तरीके से चलाएं कि बातचीत के जरिए जो भी विवाद हो वो शांत हो और हमास ने जो अपनी एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है, तो जब किसी व्यक्ति के किसी भी जीव के अस्तित्व में संकट आता है तो वो कितनी ताकत पा लेता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमास है। आशा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बात शुरू होगी। दोनों पक्ष मानवता को ध्यान में रखते हुए इस विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। दुनिया भर के देश और महाशक्तियां दोनों देशों के इन विवाद को फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तो विवाद सुलझाएंगे ही, साथ साथ रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस विवाद को भी खत्म कराने की पहल करेंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। चीन, रूस और अमेरिका और यूरोपीय देश जिस तरीके से आमने सामने विभिन्न मसलों को लेकर खड़े हो रहे हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या सुरक्षा परिषद हो, इनको भी अपनी भूमिका बहुत मजबूत बनानी होगी और यदि ये भूमिका मजबूत नहीं होगी तो आने वाले दिनों में हम विकास नहीं विनाश की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे। आशा है सबक लेते हुए सब लोग इस दिशा में सोचें और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें। धन्यवाद।